तो लीजिएगा दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेश सिनेमा से बात कर रहा हूँ। हम इस प्रोग्राम में हमेशा किसी ऐसी पर्सनैलिटी को लाते हैं जो बहुत ही लोगों की पसंद होती है और लोग उसके चाहने वाले होते हैं। तो आज यही पर्सनैलिटी को मैं पेश कर रहा हूँ, जो आसमान में सूरज की तरह चमकता है और चांद की तरह ठंडक देता है। लोहारी के सोता हलेरी सारा खोले दिखाइए, सारा सोतले चौधरी बतातने के चाहिए। ये कहाँ आ गए हम? यो से अपना पुराना घर। अच्छा यो है। बापू ने पढ़ा लिखा के हमें कामयाब बनाया। क्या करना आया अब तक? अरे उसका तो ईसाई है। बेरन किस टाइम आओगा? तू लेट हो जाएगी। चल मत ने छोड़ा भाई तो मिले बिना ना जाऊं मैं। ले, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अच्छा मैं शैतान हूँ। हिम्मत मत हार मेरे भाई, अब की बार मैं तेरी और ज्यादा तैयारी कराऊंगा। हौसला रख, तू जीतेगा जरूर। जय अमरनाथ जय अमरनाथ जय अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न देते दाता और प्यासे को पानी। काला शेर है तो वो सवा शेर है। सही टाइम पर सही जगह पहुंच गया होगा मेरा बेटा टाइगर। भामा, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब भी वक्त है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति आहूजा और आप देख रहे हैं धर्मेश सिनेमा। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको हर बार किसी न किसी नई शख्सियत से मिलवाते हैं और आज भी इस एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिसके बारे में आप बार बार हमें मैसेज करके रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस एपिसोड की शख्सियत है हंसराज रल्हन जी। हंसराज रल्हन जी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है और एक एक्टर के रूप में, एक राइटर के रूप में भी बहुत नाम है इनका, जाने जाते हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक रेडियो टीवी मैकेनिक के रूप में की थी, लेकिन कौन सी ऐसी बात थी हंसराज जी कि आपको हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री खोलने का विचार आया? सबसे पहले तो मैं सरस्वती को वंदना करता हूँ और जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय श्री राम, जय भारत। मजबूरी कोई नहीं थी, अपना शौक़ था। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर का काम करते, खेती बाड़ी का काम करते हैं। गांव में, हरियाणा मेरा गांव है, वहीं चांग गांव है मेरा, भिवानी के पास ही। रेडियो मैकेनिक का, फिर टीवी का, और क्योंकि रेडियो टीवी संगीत से जुड़ा हुआ है इसलिए उससे साथ साथ उसमें बेसिक बनाने के लिए स्टार्टिंग में किया था। उसके बाद मैंने कैसेट भी सप्लाई की, कैसेटों का पूरे हरियाणा में दुकानों खुलवाई, डीलर बनाई। फिर उसके बाद म्यूजिक का ऐसा करके म्यूजिक कंपनी के अंदर आर्टिस्टों को इकट्ठा किया गांव में जाके। फिर मैंने 1982 से ये काम स्टार्ट किया था और आपको बता दूं 1985 में मैंने पहली कैसेट रिलीज करी। अब जैसे कि हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, किसान परिवार से हैं, रेडियो टीवी मैकेनिक के रूप में आप काम कर चुके हैं। जब आपने म्यूज़िक कंपनी खोलने का विचार किया तो किस तरह के संघर्ष आपके सामने आए, किस तरह का स्ट्रगल आपने किया, किस तरह के डर थे मन में, या किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने पड़े? चैलेंज तो उसमें बहुत। आज तो आप समझ रहे सभी, अब डिजिटल मार्केट हो गई है, सब कुछ आप फ़ोन पे सर्च करेंगे तो गूगल सब कुछ बता देता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई गायक का पता होता था, ना कोई संगीतकार का पता होता, ना म्यूजिक डायरेक्टर का पता होता था। उस समय तो ये भी पता लगता था कि आप किस किस आर्टिस्ट को किसके लिए करेंगे, इकट्ठा करना पड़ता था। संगीतकार को, हारमोनियम वाले को भी, ढोलक वाले को, तबले वाले को, बजाने वालों को इकट्ठा करके फिर ग्रुप बना के उनकी रिहर्सल करा के तब रिकॉर्डिंग की जाती थी। उस समय तो बहुत संघर्ष था कि इकट्ठा ग्रुप भी नहीं मिलता था और हर एक जगह अलग अलग जाके इकट्ठा करना। राइटर भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, गांव जाके ये ढूंढना पड़ता था, तभी जाके ये सब कुछ हो पाता था। अब तो बहुत आसान हो गया, सिंपल। आपको हाँ, सोशल मीडिया की वजह से पहले बहुत दिक्कत थी और ऐसी कोई ये भी नहीं था किसी को आप देख के कर लें।
कि पहले कोई कर रहा है तो आप पता लग जाएगा कि वो कर रहे हैं तो आप वो आर्टिस्ट है, फलाने आर्टिस्ट है तो कर लो। ऐसा नहीं था, तो पहले तो खुद ही सब कुछ जाके अरेंज करना पड़ता था। बिल्कुल। और इतने संघर्ष किया आपने, कुछ डर भी थे मन में कि अगर सक्सेसफुल ना हुए तो किस तरह का आपको घर से बातें सुननी पड़ सकती है? हाँ ज्योति जी, मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। डर जब होता है जब मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, बिल्कुल, तब होता है कि नीचे गिरने। जब आप शुरुआत ही जीरो से कर रहे हैं तो डर तो ख़त्म ही होगा ना। जीरो से शुरुआत करने वाला कभी असफल नहीं होता। बिल्कुल। आप जब जीरो स्टार्ट करेंगे तो नीचे जा नहीं रहे, नीचे ऊपर तो ऊपर ही जाएंगे। तो कभी भी आप डर भय नहीं करना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और जब आपने एक इंडस्ट्री शुरू की, आपके मन में ये हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का ही विचार कैसे आया? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, भिवानी हरियाणा का दिल सेंटर में पड़ता है। तो जब आदमी जहाँ पे रहता है पहले सोचता है कि मैं पहले अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करूँ। अपनी लैंग्वेज के प्रमोट करेंगे तो उसके बाद फिर आप, पहले मैंने हरियाणा से शुरुआत की थी। मैंने 1984-85 में 82 से लेके 3 साल तक मैं संघर्ष करता रहा कि पहली कैसेट निकालने के लिए 3 साल लग गए मुझे। हाँ जी, एक कैसेट को आपको बताऊँ, ये तो आप जिनका चैनल है ना धर्मेश जी का, हाँ जी, उनसे पूछ के, धर्मेश सिन्हा से उनसे पूछ के देना, उनको पता है कि बचपन में कितना संघर्ष करना पड़ता था। उनको भी करना पड़ता था। एक आर्टिस्ट को एक्ट कराने के लिए कितने दिन उनको 1-2 महीना उनको घर पे जाके एक्ट सिखाना पड़ता था। अच्छा। एक्टिंग सिखा के फिर उसे पर्दे उसे लाते थे किसी वीडियो में या किसी में, तो उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। तो घर घर जाके उन कलाकारों को ढूंढना, उनकी तहसील करना, उनको सिखाना, फिर उसके बाद करते थे। और एक और बताऊँ आपको, ये जो हरियाणा आप कह रहे हो, हरियाणा से क्यों स्टार्ट किया, उसके बाद हरियाणा स्टार्ट करने के बाद फिर गांव कल्चर से चाहता था। पहले गांव कल्चर मेरे जितने भी हैं, आपको बताऊं, भारत कहते हैं विश्व गुरु बनेगा, बना हुआ है पहले। अब क्यों बना रहे हो, पहले से बना हुआ है विश्व गुरु। भारत पहले बना हुआ है, हाँ जी, बहुत सालों से है। हमारी लोकगीत, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी कथाएँ प्रारंभिक हैं। कब के लिखे हुए, वेद व्यास ने लिखे हुए ग्रंथ हमारे, वो और किसी उसमें युग में नहीं, हमारे युग में लिखे हुए हैं वो। तो हमारे से पहले से था, उनको उजागर करना था बस। ऐसे ही हमारी लोक संस्कृति है, कलाकारों को उजागर करना था बस। उस उजागर करने के लिए काम मैंने किया, ताकि उन कला की कला आए बाहर। और विश्वगुरु तो है ही, अब विश्वगुरु से ऊपर आगे बढ़ना है। तो हिंदुस्तान जो विश्वगुरु बना इसलिए ही है। उसके बाद मैंने हरियाणा के बाद यूपी, राजस्थान, MP, पंजाब, इन सब स्टेटों के भी, गुजरात, आसाम तक के मैं गया, और बिहार, झारखंड तक भी मैंने उनकी लैंग्वेज के जो गांव कलाकार थे, मैंने हमेशा ही कल्चर के और गांव कलाकारों को प्रमोट किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आपका सबसे पहला चैनल था, मैना चैनल, हरियाणवी चैनल था, उसके बाद आपने बहुत सारे चैनल और शुरू किए। उनके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, और मैं जानती हूँ कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। अब मैं बताऊँ आपको, पहले नीचे से चलता हूँ, जीरो से। मैना कैसेट स्टार्टिंग बनाई थी हमने, वो हरियाणा की थी। जब हम दिल्ली में मैं आया 1998 में, तब मैंने सोनोटेक का किया, क्योंकि वो एक छाप लगी हुई थी कि हरियाणवी कैसेट होती है उसमें। जब मैं यूपी और हिंदी भजन करने लगा तो उसमें लोग सोचते थे कि सिर्फ ओनली हरियाणवी होगा, लेकिन मुझे हिंदी भजन बनाने थे, या यूपी की, राजस्थान के, या इनके लोकगीत बनाने थे। तो मैंने उसमें सोनोटेक कैसेट कंपनी बनाई। उसके बाद अलग कंपनियां और मैंने कुछ टेक और भी की। और राजस्थान में हमारी चेतक कंपनी के नाम से थी, पंजाब में हमारी लोक धुन के नाम से है, तो वो पंजाबी कंपनी है। तो ऐसे ऐसे अलग, बिहार में वेव म्यूजिक के नाम से कंपनी है। तो वो एक पहचान है उस क्षेत्र की कि उधर के कलाकार उस कंपनी में ही रिकॉर्ड करते हैं, गाते हैं। तो वो जल्दी फैलाव हो जाता था, उनको पहचान हो जाती थी। जिसको हरियाणवी चाहिए वो मैना ले लेता था, जो हिंदी और यूपी की चाहिए वो सोनोटेक ले लेता था, और जिसको राजस्थानी चाहिए वो चेतक में ले लेते थे। और जिन्हें भोजपुरी में काम करना या भोजपुरी देखना था तो वो फिर इसकी CD या वीडियो और चैनल अब वेव म्यूजिक के नाम से हैं, और लोक धुन जो है वो पंजाबी के कैसे आती। इसलिए मैंने अलग अलग ब्रांड, मेरे काफ़ी चैनल अलग अलग हैं। ओके। यूट्यूब पर भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इनफैक्ट 33 करोड़ फॉलोअर्स से ज़्यादा ही हैं। तो आपने ऐसा क्या जादू कर दिया हमारी ऑडियंस पर कि आपके इतने सारे फॉलोअर्स बन गए? मैं तो कहता हूँ पब्लिक ने जादू खुद कर रखा है, मेरा कोई जादू नहीं, पब्लिक का ही जादू खुद है। जब आप इतने, ये सब चीज़ें कलाकारों के ऊपर जाती है, सब कलाकारों को श्रेय देता हूँ उनको। सब हमारे उत्तर भारत के लोग हैं, उनको श्रेय है, जिन्होंने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दे रखा है। आज 33 करोड़ सब्सक्राइबर मेरे सभी चैनलों के मिला के हैं। मैं तो जनता का सहयोग से ही होता है सारा, और आर्टिस्टों के सहयोग से है। मैं ये सारा श्रेय उन्हें ही देता हूँ। अच्छा, ये तो बात हुई कि आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री खोली और
मुझे पता चला है कि आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, तो आपने खुद भी एक्ट किया है बहुत सारी फिल्मों में, मैंने सुना है। वाह, ज्योति जी कहाँ कह रहे हो आप? मेरी कंपनी का इंटरव्यू लेना है, मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेने आए हो? अरे मैं आपको ये बताऊं, ये अपना शौक था कि मैं लिखता हूँ, इसलिए तो इस लाइन में आया था। लेकिन लिखते मैंने काफ़ी गीत लिखे भी हैं। जिंदगी जंड है फिर भी घमंड, जीवन शैली अपनी बारे में बता रहा हूँ, कोई अपने ऊपर मत लेना। मेरा बहुत फेमस हुआ था, खा ले बाजरे की रोटी भोलेनाथ। बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खानी भूल जावेगा। बाजरे की रोटी भोलेनाथ के भांग खानी भूल जावेगा। के भांग पीनी भूल जाएगा। बहुत लोगों ने उसे सराहा भी, हमने कहा काफ़ी करोड़ों लोगों ने देखा है। ऐसे अनेकों गीत मैंने लिखे भी हैं, स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, स्टोरी भी लिखता हूँ, और मैं गा भी लेता हूँ। इतना अच्छा नहीं गाता, लेकिन लोग जो और अच्छा गाते हैं उनसे गवा लेते हैं फिर। क्या बात है। हाँ जी, और बाकी एक्टिंग भी कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी फिल्मों में रोल भी किया है, काफ़ी थिएटरों में फिल्म आई है उनमें रोल किया है। बिल्कुल, मुझे धर्मेश जी ने बताया कि आप बहुत सारी फिल्मों में कभी पुलिस वाले बनते हैं, कभी कोई कैरेक्टर करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत से आज हम बात कर रहे हैं। हंसराज रलन जी हमारे बीच है, और हमें बताया गया है कि बहुत ही धार्मिक शख्सियत हैं, और दिल्ली में एक खाटू श्याम धाम जी का निर्माण हुआ है, जिसके ये फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे आपके इस धार्मिक, हमारी जो सनातन धर्म के बारे में। लोक संस्कृति और धर्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप अगर धर्म को नहीं जानते तो लोक संस्कृति को नहीं जान सकते, अगर लोक संस्कृति को नहीं जानते हैं तो फिर धर्म को नहीं। अगर दोनों का एक समावेशी है, हमारी संस्कृति धर्म के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी संस्थाओं में मेंबर बना हूँ, काफ़ी संस्थाओं में मेरे पद रहते हैं। खाटू श्याम में भी है, अभी दिल्ली में बड़ा विशाल मंदिर है, और भी काफ़ी मंदिर हैं, काफ़ी जगह हैं। मैं गाँव से भी जुड़ा हूँ, अपने गाँव में भी जाते हैं। और जितने भी संस्थाएं हैं उन्हें करना, ये तो हमारा सबका ही फर्ज बनता है कि हम उसमें अपने खुद के कार्य भी करें, समाज के कार्य भी करें, और धर्म के कार्य भी करें। ये तो थी बात हंसराज रलन जी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, लेकिन हमारे जो ऑडियंस है, मैं जानती हूँ कि आप इनकी बचपन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि इनका बचपन किस तरह से बीता। तो हंसराज जी, आपका जो बचपन था उसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरह का आपके गाँव में आपका बचपन बीता। मैं बताऊँ आपको, अपने पुरानी याद दिला दी मेरे को। सच है, यहाँ पे आप जो कहते हैं ना स्विमिंग पूल है, वहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं होते थे। में नहाते थे। बचपन मेरा जैसे गांव के बच्चों का बीतता है वैसे ही बीता था। मेरे बापू तुम्हें प्रणाम करता हूँ। फिर ले बड़धा की जोड़ी बापू हड़ कांधे पैठा लेता। हमारे शौक पु कष्ट कमाई के वे दिन मेरे देख पसीना आ जाए। जब सोचूं सू तेरे बारे में मेरा माइंड भी चक्कर खा जाए। मेरे बापू तू मेरा तीरथ है। खेती बाड़ी में जाते, पशुओं के साथ चलाने जाते, और तालाब पे नहाते थे, नहरों में नहाते थे, और जैसे मौज मस्ती होती है गांव की, वही होती थी। बचपन मेरा उसी से बीता है बिल्कुल भी। उस समय तो ये सोचा भी नहीं था कि कभी मैं शहर में ही जाऊंगा। और मैं कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचते थे, हंसते खेलते जो गांव में जैसे पढ़ाई होती है, वही मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की थी। वहीं चांग गाँव है मेरा, भिवानी के पास ही, उसमें ही मैं पढ़ा हूँ। बस वहीं तक ही मेरी शिक्षा थी। उसके बाद मैं इस काम में लग गया था। और बचपन में सबसे अच्छा मुझे खेतीबाड़ी का लगता था। वो जीवन मुझे सबसे अच्छा, अभी भी सबसे अच्छा मुझे कोई पूछता है तो पल मुझे वो सबसे अच्छा बीता हुआ, सुख शांति से, मौज मस्ती से। वो बचपन जो था ना, वो वैसी कभी मस्ती नहीं हो सकती। जो सब गांव के इकट्ठे लोग बच्चे हम मिल के 8-10 बच्चे, 10-12 बच्चे मिल के कबड्डी खेल लेते थे, कुश्तियाँ खेल लेते थे, खेल के फिर इकट्ठे नहर में नहा के वापस घर आ जाना, सुबह सुबह बाहर जाना, ये आपस में दातुन करना। उस समय तो ये होता, मंजन तो कोई हमने देखा नहीं था कि कोलगेट भी होती है या कुछ होती है। हमारी कोलगेट तो नीम की दातुन और किक्कर की दातुन होती थी, जिससे बड़ा और स्वस्थ रहते थे। मुझे तो पता नहीं कि मैंने वहाँ पे तक गाँव में कभी हमने गोली भी खाई हो या इंजेक्शन लगा।
हमें ध्यान भी नहीं, कभी हमने गोली का पता भी नहीं था, गोली भी खानी पड़ती डॉक्टर के यहाँ पे। ये आपने अभी कबड्डी की बात की तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे जो हरियाणा के पहलवान हैं वो जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर पहलवान हरियाणा से ही आते हैं, तो आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मैं भी कबड्डी खेलूं या कुछ ऐसे पहलवानी करूं? गांव में अधिकतर जितने भी बच्चे रहते हैं अधिकतर तो आपस में खेलते ही रहते हैं, लेकिन जो अपना ये आगे व्यवहार आगे बढ़ा लेते हैं या ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो लोग पहलवान बन जाते हैं। और हमारे तो वहाँ पे ये कल्चर में है खेल कूद, शुरू से ही सिखाया जाता है, शुरू से ही मस्ती रहती है खेलने का। एक दूसरे को गांव में सहयोग भी बहुत करते हैं, जो लोग खेलते हैं ना पूरे गांव का उसको कहते हैं हमारे गांव का बेटा है, कोई भी अगर प्लेयर है वहाँ पे तो उसको यही मानते थे हमारे गांव का बेटा है, ऐसे ही बड़े इज्जत सम्मान से उन्हें देते हैं। तो हरियाणा तो एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे खेल कूद का तो विशेष प्रेम रहता है, तो सभी बच्चे ही खेलते हैं वहाँ पे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी जितने भी गोल्ड मेडल्स आए हैं आज तक हरियाणा से ही आए हैं, सभी पहलवान यहाँ से निकले हैं। लेकिन 10वीं के बाद आपने एक बहुत बड़ा गोल रखा कि मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही जाना है। मैं वही जानना चाह रही थी, एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे कि ये म्यूज़िक के बारे में ही क्यों विचार आया आपके बारे में मन में? देखो जी, किसी ने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, तो म्यूजिक उस समय कोई कर नहीं रहा था हरियाणा, क्योंकि कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कोई ना कोई हमारे मन में होता है कि अगर एक्टर बनना है तो दिलीप कुमार जैसे एक्टिंग करनी है, तो कुछ ऐसी बात आपके मन में थी कि ना? ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास, तो कोई ऐसा रोल मॉडल था ही नहीं, ना मुझे कोई देखने की बात थी, ना ही कोई रोल मॉडल जब होगा जब कोई इंडस्ट्री पहले हो तो उसे आदमी देख के करेगा। जब आप इंडस्ट्री पहले है ही नहीं वहाँ पे तो करोगे किसे देख के? शुरुआत ही करनी थी बस। ये तो थी बातें हंसराज रल्हन जी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, और हमारे धर्मेश सिनेमा के अगले एपिसोड में हम एक छोटी सी मुलाकात और करेंगे हंसराज जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा धर्मेश सिनेमा को, जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं जब भी मेरा मौका मिलेगा अगले एपिसोड में आपको ज़रूर बताऊंगा कि किन किन कलाकारों ने इस हमारी कंपनी में आके अपना नाम ऊंचा किया, और बहुत कलाकारों ने जो काम किया उनसे मुलाकात भी आपके कराएंगे, उनका नाम भी मैं बताऊंगा और आगे की जानकारी फिर मैं अगले एपिसोड में दूंगा। तो धर्मेश सिनेमा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही ये जो बड़े बड़े सब इंटरव्यू ले रहे हैं, सबका ये प्रमोशन कर रहे हैं, सबके बारे में ये इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि कौन क्या है और पीछे इनका क्या हिस्ट्री है। मैं इनका धर्मेश जेटली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हंसराज रल्हन सोनोटेक कंपनी, दिल्ली से। धन्यवाद। बाजरे का आटा राजस्थान से लायो, बाजरे का आटा राजस्थान से लायो, मीठा मीठा गुड़ बाबा यूपी से लायो, मीठा मीठा गुड़ बाबा यूपी से लायो, मजे से खा ले भोलेनाथ के भांग खानी